हेलो व्यूअर्स, आज का मेरा टॉपिक है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। अब तक हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में इनैट इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ लिया है। इनैट इम्यून रिस्पॉन्स हमारा प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर कोई भी इन्वेडर सच एज बैक्टीरिया या वायरसेस अगर वो हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को क्रॉस कर देता है, यानी हमारी पहली जो सुरक्षा पंक्ति है हमारी बॉडी की, अगर उसको वो क्रॉस कर चुका है और हमारे सेल तक पहुंच गया है, सेल को अफेक्ट कर दिया है, तो अब हम ऐसे रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो सेल कैसे उसके अगेंस्ट अपना रिस्पॉन्स शो करता है। तो हमारी सभी कोशिका के पास द सेल ऑफ एनिमल पजेस द मार्कर ऑफ इट्स ओन आइडेंटिटी। हमारी बॉडी की कोई भी सेल, वो कोई भी हो, सभी सेल्स के ऊपर रिसेप्टर पाए जाते हैं जो उसकी एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी को शो करते हैं। सपोज़ मेरी बॉडी के जो रिसेप्टर हैं वो आपकी बॉडी के रिसेप्टर से मैच नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी बॉडी के सेल का रिसेप्टर उसका ओन आइडेंटिटी को शो करेगा। These markers are protein encoded by the cluster of genes। और ये जो सेल के जो मार्कर हैं जो इसके ऊपर पाए जाते हैं, ये मार्कर एक स्पेसिफिक जीन से इनकोडेड होते हैं जिसको हम लोग मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और इसको MHC ग्लाइकोप्रोटीन भी कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर सपोज ये सेल का DNA है तो DNA के से RNA बनेगा और RNA से प्रोटीन, और ये प्रोटीन बनने के बाद ये सेल सरफेस पे आकर के लग जाएगा। द MHC प्रोटीन डिफर ओनली अमंग इंडिविजुअल्स। ये भी मैंने आपको बताया कि केवल इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ही MHC जो कॉम्प्लेक्स है वो वेरी करता है, जबकि जो मेरी ओन अपनी बॉडी की सभी सेल्स के पास बिल्कुल सारे के सारे जो MHC मॉलिक्यूल होंगे उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा होगा। हम लोग इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन ल्यूकोसाइट एसोसिएटेड एंटीजन। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एसोसिएटेड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये रिसेप्टर्स टी लिम्फोसाइट के साथ एसोसिएट होंगे। तो ये दो प्रकार के होते हैं, MHC1 एंड MHC2 मॉलिक्यूल, क्लास 1 एंड क्लास 2। क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल्स लगभग सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन MHC सेकेंड जो मॉलिक्यूल होता है वो कुछ B सेल्स पे, कुछ T सेल्स पे और एंटीजन परसिस्टिंग माइक्रोफेजेस पर केवल पाया जाता है। सो MHC एंटीजन ही एक डिटरमाइनिंग रोल प्ले करता है कि वो जो हमारा टी सेल है वो कैसा एक्शन करेगा। मींस कि वो MHC सेकेंड के साथ कंबाइंड होकर एक्शन करेगा या MHC फर्स्ट के साथ कंबाइंड होकर के एक्शन करेगा। और सभी कोशिकाओं के साथ साथ टी सेल के ऊपर भी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग CD4 और CD8 रिसेप्टर कहते हैं। टी सेल बियरिंग CD4 ऑलवेज रिकॉग्नाइज। ऐसी टी सेल जिसके जो धारण किए रहेंगे, जिसके ऊपर CD4 पाया जाएगा, वो हमेशा क्लास सेकेंड MHC मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करेंगे। और ये जो है टी हेल्पर सेल कहलाएंगे। इट्स फंक्शन एज टी हेल्पर सेल एंड टी सेल बियरिंग CD8। और ऐसे टी सेल जिनके ऊपर CD8 रिसेप्टर पाया जाएगा वो हमेशा क्लास फर्स्ट MHC प्रोटीन मॉलिक्यूल से बाइंड होंगे, और ऐसी कोशिकाओं को हम लोग तब साइटोटॉक्सिक टी सेल कहेंगे। टी सेल ओनली वर्क्स, जैसा कि अभी हम पिछले भी लेक्चर्स में पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि कोई वायरस आया और उसने बॉडी पे अटैक किया। सपोज ये कोई मैक्रोफेजेस था, इस पे किसी वायरस ने अटैक किया, तो मैक्रोफेजेस वायरस को पूरा डिग्रेड कर देता है और उसके कुछ सम पार्टिकल्स को इन्हीं MHC फर्स्ट और MHC सेकेंड की सहायता से, रिसेप्टर की सहायता से शो करता है। तो हम लोग ऐसे सेल को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बोलते हैं। तो टी सेल केवल तभी अपना काम करती हैं जब वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ कंबाइंड हो या उन्हें कोई फॉरेन सोर्स मिले। इस फिगर में हम देखेंगे कि टी सेल का कैसे मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन होता है थाइमस ग्लैंड में। टी सेल प्रिकर्सर डिराइव फ्रॉम हेमेटोपोइटिक सेल। पिछले लेक्चर्स में भी हमने पढ़ा कि जितनी भी हमारी जो
कोशिकाएं होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, वो हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल से डिराइव्ड होती हैं बोन मैरो में, और उसके बाद वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है 2 पार्ट्स में, लिम्फोइड प्रोजेनेटर एंड माइलिनॉइड प्रोजेनेटर। तो लिम्फोइड प्रोजेनेटर से हमारा टी सेल का फॉर्मेशन होता है, और ये जितने भी ये बोन मैरो में डिराइव्ड होने के बाद ये थाइमस की तरफ मूव कर जाती हैं। अर्ली सेल्स डू नॉट एक्सप्रेस एनी रिसेप्टर, किसी भी प्रारंभिक टी कोशिका के टी सेल के पास कोई भी रिसेप्टर उसके मेम्ब्रेन पर नहीं होता है, इसीलिए ऐसी सेल्स को हम लोग डबल निगेटिव सेल बोलते हैं। बट जैसे जैसे इनका मैचुरेशन थाइमस ग्लैंड में होता है, ये बी सेल्स ये बोन मैरो से माइग्रेट होकर के थाइमस सेल में चली जाती हैं, वैसे ही इन पर CD44 एंड CD28 इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर का जो है फॉर्मेशन होता है, और ये डबल निगेटिव से 1 से डबल निगेटिव 2 डबल निगेटिव 3 इस तरीके से ये डिफ्रेंशिएट होकर के आगे बढ़ती हैं। तो अगर CD44 एक्सप्रेस होगा तो ऐसे टाइम पर CD25 एक्सप्रेस नहीं होगा। CD स्टैंड फॉर क्लस्टर डिफ्रेंशिएशन, दरअसल CD सेल ही रिसेप्टर को बाइंड, ऐसा क्लस्टर डिफ्रेंशिएशन है जो रिसेप्टर को लगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो when CD44 एक्सप्रेस देन CD25 दोबारा एक्सप्रेस ये यहाँ पे नहीं होगा, बट व्हेन CD25 एक्सप्रेस देन CD44 इज नॉट एक्सप्रेस ऑन द सेल मेम्ब्रेन, और जब CD44 एक्सप्रेस नहीं होगा देन ये सेल डायरेक्टली डबल पॉजिटिव सेल में चेंज हो जाएगी। ध्यान से सुनिए, शुरुआत में ये सेल डबल निगेटिव रहती है, इट मीन्स कि इस पर अभी कोई भी रिसेप्टर नहीं है, न CD4 न CD28 सॉरी CD4 न CD8, बट जब तक C44 प्रेजेंट यानी एक्सप्रेस होगा तब तक वो CD25 को एक्सप्रेस नहीं होने देता है। बट जैसे ही CD44 एक्सप्रेस नहीं होगा ये CD25 एक्सप्रेस होगा और डायरेक्टली ये डबल पॉजिटिव सेल में चेंज हो जाएगा, और इस डबल पॉजिटिव सेल के ऊपर अब दोनों तरह के रिसेप्टर पाए जाएंगे, CD4 एंड CD8 रिसेप्टर, CD4 एंड CD8 रिसेप्टर दोनों इसके ऊपर पाए जाएंगे। नाउ अब थाइमस ग्लैंड में ही इस टी सेल का जो है वो डिफ्रेंशिएशन होगा, ये डिफ्रेंशिएट होंगी क्योंकि दोनों रिसेप्टर जो है वो टी सेल के ऊपर नहीं रह सकते हैं, ये डिफ्रेंशिएट होंगे। कुछ सेल के पास CD8 रिसेप्टर बचेगा और कुछ सेल के पास CD4 रिसेप्टर बचेगा। तो थाइमस के का हम लोग ये TS देख रहे हैं ट्रांसफर सेक्शन, तो इसको हमने जो है अलग अलग रीजन्स पे जो है डिवाइड किया हुआ है। ये सबसे अंदरूनी रीजन है और ये सबसे बाहरी रीजन है, आउटर रीजन। तो आउटर रीजन मेडुला, देन कॉर्टिकल मेडुलरी रीजन, देन कॉर्टेक्स रीजन, और उसके बाद सब कैप्सुलर रीजन। तो सब कैप्सुलर रीजन पे जो टी सेल है इसके ऊपर दोनों रिसेप्टर पाए जा रहे हैं, CD8 और CD4, जो कि डिफ्रेंशिएट हुए हैं थाइमस में, मैच्योर हुए हैं थाइमस के अंदर। व्हेन CD4 कंबाइंड विथ MHC सेकेंड, यहाँ पे ये हमारी एपिथेलियल सेल हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी सभी सेल्स के ऊपर जो है MHC रिसेप्टर पाए जाते हैं, वो चाहे MHC फर्स्ट हो या MHC सेकेंड हो, ये हमारी सभी सेल्स के ऊपर पाए जाते हैं। कुछ ही सेल स्पेसिफिक सेल्स के ऊपर MHC सेकेंड होता है, बाकी सभी सेल्स के ऊपर MHC फर्स्ट रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो जब MHC सेकेंड रिसेप्टर CD4 सेल से बाइंड हो जाएगा, टी सेल के CD4 से, तो ये सेल के ऊपर से CD8 रिसेप्टर डिग्रेड हो जाएगा और ये सेल का पॉजिटिव सिलेक्शन कर लिया जाएगा TCD4 सेल के फॉर्म में। और अगेन किसी एपिथेलियल सेल के ऊपर अगर टी सेल रिसेप्टर MHC फर्स्ट मॉलिक्यूल से अटैच होगा तो इसके ऊपर प्रेजेंट CD4 रिसेप्टर है, CD4 रिसेप्टर डिफरेंशिएट जो है वो डिग्रेड हो जाएगा और इस सेल का पॉजिटिव सिलेक्शन कर लिया जाएगा टी सेल CD8 के फॉर्म में। अब हमारे ये दो तरह की टी सेल का डेवलपमेंट हो गया, टी सेल CD4 रिसेप्टर के साथ और टी सेल CD8 रिसेप्टर के साथ, और ये कॉर्टिकल मेडुलरी रीजन से होते हुए, मेडुला से होते हुए हमारे लिम्फ नोड्स, लिम्फ ग्लैंड में चली आएंगी।
डिफ्रेंशिएशन होने के बाद हम देखेंगे कि 3 तरह की टी सेल होती हैं, टी हेल्पर टाइप 1 सेल, टी हेल्पर टाइप 2 सेल एंड टी साइटोटॉक्सिक सेल। तो टी हेल्पर टाइप 1 सेल जो है इंटरैक्ट करती है मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट्स के साथ और वो हेल्प करती है कि कैसे हम जो फॉरेन इन्वेडर उस मैक्रोसाइट के अंदर है उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकें। टी हेल्पर टाइप 2 सेल इंटरैक्ट करती है बी सेल से, बी लिम्फोसाइट सेल से, और उसको डिफ्रेंशिएट करती है जो है प्लाज्मा सेल में, और प्लाज्मा सेल देन फॉर्मेशन करती है एंटीबॉडी का, प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है। साइटोटॉक्सिक टी सेल, साइटोटॉक्सिक नाम से ही पता चल रहा है, मीन्स सेल को किल करने वाला। तो अ थर्ड टाइप ऑफ टी सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ होस्ट। अब कोई ऐसी सेल जिस पे वायरस का अटैक हुआ है तो टीसी सेल जब एक्टिवेट हो जाएगा तो ये इस पूरी सेल को डिस्ट्रक्ट कर देगा, इसीलिए हम लोग इसको टी किलर सेल भी बोलते हैं। अब हम इस एक कैस्केड के द्वारा टी सेल के पूरे रिस्पॉन्स को समझेंगे। तो ये आपका मैक्रोफेजेस है जिसको हम लोग एपीसी भी बोलते हैं। एपीसी मीन्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, क्योंकि कोई भी फॉरेन इन्वेडर आया और उसने मैक्रोफेज को उसके ऊपर अटैक किया, सपोज मैक्रोफेजेस ने उसको इनगल्फ किया और फैगोसाइटोसिस की क्रिया करने के बाद उस जो वायरस या जो बैक्टीरिया का पार्टिकल अंदर आया उसको डिग्रेड कर दिया, डिग्रेड करने के बाद उसको जो है एपीसी जो है एंटीजन के उसके किसी भी वायरस पार्टिकल को, वो कोई भी अमीनो, क्योंकि अगर वायरस पार्टिकल है, प्रोटीन पार्टिकल है, तो उसको उसने अमीनो एसिड के फॉर्म में छोटा छोटा ब्रेक कर दिया है। उस अमीनो एसिड को वो जो है अपने एमएचसी मार्कर, जो भी एमएचसी इसके ऊपर प्रेजेंट होगा मैक्रोफेज के ऊपर, वो उस रिसेप्टर के ऊपर एंटीजन को शो करेगा, और शो करने के बाद मैक्रोफेज से इंटरल्यूकिन 1 का सिक्रीशन होता है। इंटरल्यूकिन 1 टी हेल्पर सेल 2 को एक्टिवेट करता है, और ये अगेन ये टी हेल्पर 2 सेल इंटरल्यूकिन से ऑटो स्टिमुलेशन करता है। ऑटो स्टिमुलेशन का मतलब अब खुद ही अपनी तरह की जो सेल्स हैं, टी सेल हैं, उनका एक्टिवेशन करेगा, और जितना ज़्यादा टी सेल का एक्टिवेशन होगा उतना ज़्यादा सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स होगा। क्योंकि हम आगे देखेंगे ये टी जो हेल्पर 2 है, हेल्पर 2 सेल, ये इंटरल्यूकिन 2 से बी सेल को भी एक्टिवेट करता है, बी सेल प्लाज्मा सेल को एक्टिवेट करेगा, और प्लाज्मा सेल इस जो फॉरेन इन्वेडर आया था उसके फॉरेन एंटीजन उसके खिलाफ बहुत सारी एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर देंगे, और ये एंटीबॉडी ब्लड में रिलीज कर दी जाएगी। टी हेल्पर 2 टाइप सेल इंटरल्यूकिन 4 का भी सिक्रीशन करता है। इंटरल्यूकिन 4 आईजीजी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सॉरी आईजीई बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इंटरल्यूकिन 5 आईजीए बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आईजी स्टैंड फॉर इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए, आईजीई इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई। क्योंकि अब हम नेक्स्ट में जब ह्यूमरल सेल रिस्पॉन्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि बी सेल से प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होती है, और प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी का निर्माण फॉर्मेशन करती है। एंटीबॉडी को ही हम लोग इम्यूनोग्लोब्यूलिन बोलते हैं। अब अगेन जो टीसी सेल होते हैं ये भी एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होने के बाद इन्फेक्टेड सेल को ये किल करते हैं। तो होप सो मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा कि सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है। अब हम आगे आने वाले फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि टी साइटोटॉक्सिक सेल कैसे वर्क करेगा एंड टी हेल्पर सेल कैसे वर्क करेगा। सो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।